टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने कल टॉर्क से रिलेटेड तो सवाल करा दिए। एक्चुअली एनसीईआरटी को आपको पता है, मैं एनसीईआरटी को टारगेट करके चल रहा हूं, तो एनसीईआरटी के तो मैंने सवाल करा दिए। अब आइए, एक टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क। चलिए, अभी हेडिंग नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, मैं जो इसमें समझाऊंगा जब वो समझ में आएगा तो हेडिंग भी समझ में आ जाएगी। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि फिजिक्स में और इससे क्या मायने हैं। अच्छा, मैं एक बार रिवाइज करिए। टॉर्क का और नाम याद है ना आपको? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और एक नाम और है मोमेंट ऑफ फोर्स। चलिए, तो सपोज करिए बेटा, ये आपकी कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहां पे कोई रॉड है, आज मैंने रॉड यहां पे हिंग कर दी, मतलब यहां पे हिंग्ड है, ठीक है, ओरिजिन पे। अब जो रॉड की लेंथ होगी वो रॉड की पोजीशन, मतलब जैसे ये जो रॉड का एंड पॉइंट है, ये रॉड का एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हिंग्ड है। अब ये रॉड पे यदि मैं फोर्स लगा भी दूं, बस ये वाली फोर्स ना लगाऊं, सुनो, बस ये वाली फोर्स ना लगाऊं, उसके अलावा कैसी भी आड़ी टेढ़ी तिरछी फोर्स लगा दूं, ये घूमेगी बस। बोलो, फील करो, यदि मैंने फोर्स इस रॉड की ही लाइन पे लगा, अच्छा देखो, ये वाली फोर्स क्यों नहीं टॉर्क पैदा करेगी? क्योंकि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखो कहां से जाएगा, ओरिजिन से। क्योंकि जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ओरिजिन से जाता है वो नहीं टॉर्क पैदा कर पाती। बस फोर्स ऐसी ना हो, इसके अलावा कैसी भी। तो एक काम करते हैं, मैंने इस पर एक ऐसी फोर्स लगा दी, ऐसे, जरूरी नहीं है 90। अच्छा, ये भी बात दिमाग में रखना, जरूरी थोड़ी नहीं होता कि 90 पी लगाए, रैंडम फोर्स भी लग सकती है। अब क्योंकि इसका ये वाला पॉइंट हिंग्ड है, तो ये रॉड पे ऐसे फोर्स लगाने के बाद ये रोटेट कर जाएगी, और रॉड जो पहले ऐसे थी, जो ऐसे थी सॉरी बेटा, वो ऐसे हो जाएगी। बोलो, एग्री करते हो या नहीं करते हो? जो रॉड सॉरी ऐसे थी वो ऐसे हो जाएगी, क्योंकि अब ये रॉड के पास ऑप्शन ही नहीं बच रहा, अब ये सिर्फ रोटेट कर सकती है, सिर्फ रोटेट कर सकती है ये। और यदि रॉड का मान लो पहले ये रॉड ऐसे थी ये वाली, और यदि ये थीटा एंगल और ये थीटा एंगल बना रही थी रॉड, तो थोड़ा सा और एंगल जुड़ जाएगा। बोलो भाई, ये थीटा है तो थोड़ा सा एंगल और जुड़ जाएगा, थीटा प्लस डी थीटा हो जाएगा। और अच्छा, ये जो फिगर है वो मैंने बहुत मामूली सा घुमाया है, एक मिनट, पर ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, क्योंकि आपको पता है ना बारीकी से घुमाने में थोड़ा एक्यूरेसी जनरेट होती है। ये इतने से बस इतना घुमाया है, बस इतना सा फोर्स ऐसे लगाई है, यूं चली गई, इतना घुमाया बस। लेकिन ये फिगर पे डिस्कशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप ये मान के चलो मैंने इसको जूम करके एक बड़े हैवी माइक्रोस्कोप से दिखा रहा हूं इस फिगर को। अगेन आई एम रिपीटिंग, रॉड ऐसे थी, इस पे फोर्स ऐसे लगाई, और ये हल्का सा स्विच कर गई, बस हल्का सा, बहुत हल्का सा, बहुत मामूली सा। तो एक्चुअल में फिगर ये है, पर इस फिगर को जूम करके पढ़ा रहा हूं मैं। समझ गए नहीं समझ गए? क्योंकि आपने इतने दिन में फिजिक्स इतना तो पढ़ ली होगी, आप जितना बारीकी से पढ़ोगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। आप डेल्टा एस की बजाय यदि डीएस पढ़ते हो तो और अच्छी वेलोसिटी निकलती है, ठीक है ना? बताना, वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा होता है या सेकंड वाला, ये ज्यादा एक्यूरेट होता है? बोलो, ऑब्वियसली ये वाला एक्यूरेट होता है ना। ये बात फिजिक्स में हम अब इतनी तो दोस्ती हो चुकी है ना, तो एक्चुअल में फिगर ये है, लेकिन क्योंकि सर को इसमें डिटेलिंग करनी है तो सर ने इसको जूम करके बना दिया है। तो अब एक चीज ध्यान रखना, जब ये थीटा एंगल दिख रहा है तो ये वाला एंगल जो फर्दर इंक्रीमेंट हुआ है ये तो बड़ा मामूली सा ही है ना। ये थीटा है, दोबारा पहले से रॉड थीटा एंगल बना रही थी, फोर्स लगाने के बाद थोड़ा और हिल गई, तो ये जो एंगल है इतना, ये डी थीटा और ऐड हो गया, ये और कैसे भी समझ लो, इसको थीटा बोल दो तो पूरे को क्या बोलोगे, थीटा प्लस डी थीटा, तो इतना हिस्सा तो डी थीटा ही हो गया। और फिर जब कोई चीज मामूली सा रिवॉल्व करती है, घूमती है, तो फिर वही आर्क, वही लेंथ, वही आर्क होती है, वही कॉर्ड होती है। याद है कि नहीं? मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं। जैसे ये सर्किल है, इस फिगर को देखो, यदि थीटा अच्छा खासा है तो बताइए ये क्या चीज है, ए बी आर्क, ये, और ये क्या चीज है, ए बी कॉर्ड, ये लेंथ, ये। तो क्या ये और ये बराबर है?
नहीं तो क्या बात कर रहे हैं, क्यों बराबर होंगे? लेकिन इस समय ए बी कॉर्ड और ए बी लेंथ बराबर नहीं है। लेकिन हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि यदि यही सर्किल हो और यही थीटा मामूली सा हो, बस सिर्फ इतना हो ए बी, तो आप गौर से देखो ए बी आर्क और ए बी कॉर्ड कैसे है, बराबर, लगभग फिर बराबर ही हो जाते हैं। क्योंकि ये जो सर्किल है आप इसको जितना बड़ा देखोगे उतना सर्किल नजर आएगा। लेकिन यदि मैं इसके छोटे 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 टुकड़े कर दूं तो आप इस वाले छोटे छोटे टुकड़े को देखना, अब बताना ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है या कर्व नजर आ रहा है? फिर तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, फास्ट में हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी ट्राइंगल सॉरी सर्किल में जब एंगल मामूली हो जाता है, देख रहे हैं ना कितना मामूली सा एंगल है ये, इसमें तो काफी हैंडसम एंगल है, ये एंगल मामूली सा है, तो यही ए बी, बताना ये लाइन सही है कि नहीं, ए बी आर और ए बी कॉर्ड ये बराबर है, बोलो ऑलमोस्ट बराबर है, बिल्कुल लगभग। जब आप 9.8 को 10 लिख सकते हो तो फिर यार ये तो उससे भी बड़ा पाप तो है नहीं, ये उससे बड़ा पाप नहीं है ये। अब आजिए तो एक बार फिर से सिचुएशन समझेंगे, फिर से सिचुएशन समझे, ठीक है। कि एक रॉड है, उसका एक एंड यहाँ पे हैंग्ड है, बस थोड़ी सी फोर्स ऐसे लगा दी कि वो थोड़ा सा घूम जाए, तो पहले से थीटा एंगल बनना था, डी थीटा और बन गया। मान लो ये जो लेंथ है वो आर है और इस पे वेक्टर लगा दूंगा तो वो आर वेक्टर का रोल प्ले कर जाएगा, ठीक है। यानी खाली आर लिखूंगा तो रॉड की लेंथ है, और इसकी चांद पर डंडा करना हो तो एरो ऐसे डलेगा, क्योंकि आर वेक्टर की डायरेक्शन की शार्प शर्त जुड़ी हुई है, इट ऑलवेज ड्रॉन अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब बताइए मैंने ये रॉड थी, इस पे फोर्स लगाया, ये थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, तो ये क्या चीज है, ये आर्क है या कॉर्ड है? आर्क है या कॉर्ड है? अब इसे लेंथ कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि ये बड़ा मामूली एंगल है, सर ने उसको जूम कर रखा है, अभी फिर बताया था जूम, तो आप इसे डी आर बोल सकते हो, मामूली सा डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हो इसको? मामूली डिस्प्लेसमेंट, जो इधर से इधर हुआ है, रॉड का टिप यहां से यहां खिसक गया, तो आप इसे बोल सकते हो कि ये मामूली सा डिस्प्लेसमेंट खिसक गया, ये डी आर। अच्छा चलो, तो ये एंगल मैंने, अच्छा एक मिनट थोड़ा बारीकी से सुनना, यदि मुझे टॉर्क की कैलकुलेशन करनी होती है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन फाई, याद है ना। अब हमें केवल फॉर्मूला याद करने से मतलब नहीं होना चाहिए, उसमें मौजूद हर चीज पता होनी चाहिए कि आर का मतलब, एफ का मतलब, फाई का मतलब। अब हम में से आधे लोग यदि ये बोलेंगे फाई का मतलब एंगल है, तो वही फिजिक्स खराब हो जाती है। ये तो सबको पता है फाई एंगल होगा, किस किस के बीच का एंगल होता है, जल्दी से टाइप करो, किस किस के बीच का एंगल होता है जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो किस किस के बीच का एंगल ढूंढना होता है। बिल्कुल ठीक आदित्य, आदि ने ठीक दिया, दिया ने ठीक दिया, प्रियव्रत ने ठीक दिया, आर और एफ के बीच में। हाँ शुभम गलत हो गया, आर और एफ के बीच में, इसके और इसके बीच में। तभी तो मैंने कहा था इसकी वेक्टर फॉर्म भी याद रखिए, आर क्रॉस एफ, याद हो तो इससे कंफ्यूजन नहीं होता, इन दोनों के बीच का एंगल है। तो अब आप बताइए आर वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, एरो देख लो, ये रही आर वेक्टर की डायरेक्शन, एफ वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, तो आर और एफ के बीच का एंगल इस डायरेक्शन को आगे बढ़ाइए, ये होगा, याद है नहीं यार, याद है नहीं, आर बताओ, इस डायरेक्शन को आगे ले लूंगा, बताना इस वाले, ये जो एरो है इसको आगे शिफ्ट कर दो बस, क्योंकि हम ये वाला एंगल नहीं ले सकते ना, शर्त होती है वेक्टर के बीच का एंगल लेने की, दोनों ही वेक्टर डाइवर्ज होने चाहिए, कन्वर्ट। तो बताइए ये है आर और एफ, यानी जब आप टॉर्क की कैलकुलेशन करोगे तब आपको इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए होगा। और यदि मुझे वर्क डन की कैलकुलेशन करनी हो, जैसे स्मॉल वर्क डन एफ डॉट डी आर है ना, तो बताना ये फॉर्मूला भी आपके लिए नया नहीं है, बोलो ये फॉर्मूला भी आपके लिए नया नहीं है, वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है। तो एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी आर जो भी, ठीक है ना, तो फोर्स डी आर कॉस, तब आपको इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए होता है। एक्चुअली मैं ये जो कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं इसमें ये फॉर्मूला भी लगेगा और एक ये फॉर्मूला भी लगेगा, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को जब खोलोगे, मान लो मैंने इसे अल्फा लिख दिया, जब आप इस फॉर्मूले को लिखोगे तो साइन के अंदर भी एंगल आएगा, और जब इस फॉर्मूले को लिखोगे तो कॉस आएगा, कॉस के अंदर भी एंगल आएगा। लेकिन आपकी फिजिक्स इतनी तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना फंडामेंटली, कि जब ये फॉर्मूला चलता है तो एंगल आपको आर और एफ के बीच का चाहिए होगा, और जब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो एफ और डी आर के बीच का एंगल चाहिए होगा। अब एफ ये रहा और डी आर ये रहा, ये एंगल को आप अल्फा बोल दीजिए। तो अब बताइए इस फिगर में फाई किस किस के बीच का एंगल दिख रहा है, फाई
फाई है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ये रही आर वेक्टर की डायरेक्शन, ये रेडियली, और एफ वेक्टर तो इतने से आई, और एल्फा, अब कहने को तो ये भी एंगल है, एंगल बिटवीन डी आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ठीक है, ये एंगल ध्यान रखना। अब आ जाइए, साफ दिख रहा है एल्फा प्लस थीटा कितना दिख रहा है बोलो, एल्फा प्लस फाइव, सॉरी बताइए, एल्फा प्लस फाइव कितना दिख रहा है 90। और ये दिख नहीं रहा कि हमारा दिल कह रहा है इसलिए 90 है, आर्ग्यूमेंट भी है मेरे पास। ये नहीं कि केवल दिल की सुनना हूं, ऐसा लग रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा लग रहा है, लगने से थोड़ी नहीं, दिल तो पागल होता है बेटा। अभी बताता हूं, बताना ये जो डायरेक्शन है ये रेडियली है कि नहीं, ये रेडियली ऐसे है, और ये टेंजेंशियली है, ये डायरेक्शन टेंजेंशियली है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल टोटल एंगल 90 होता है। आप ऐसे समझिए, यदि कोई सर्किल घूम रहा होता तो यदि यहां टेंजेंट डालोगे ये कहलाती है टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन, इसके और इसके बीच का। अब रॉड ऐसे देख लो, फ्रेम को यूं घुमा देता हूं मैं, ठीक है, ऐसे ही तो रॉड देखो, रॉड ऐसे कि मान लो ये फिगर ऐसे ना बना के ऐसे बनाता कि रॉड का एक पॉइंट यहां हिंग्ड है, रॉड को फिर मैंने धक्का दिया तो वो यूं घूम गई, तो ये तो हो गया डी आर, तो डी आर की डायरेक्शन तो टेंजेंशियली होगी, टेंजेंशियली डी आर, ठीक है, और ये किसकी डायरेक्शन, आर वेक्टर की, तो ये एंगल 90 तो होगा, तो एल्फा प्लस फाइव 90 हो गया। चलिए, अब ये तो पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि इस टॉपिक से आपको क्या मिलेगा। एक रॉड थी, थीटा एंगल बना के पड़ी थी, फोर्स लगाई, उसका टिप घूम गया तो थीटा में डी थीटा एंगल और इंक्रीज हो गया, ठीक है। आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल फाई है, और एफ वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच का एंगल एल्फा है। तो यदि, अच्छा इस वाले ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी दिख रहा है, ओ ए बी ट्राइंगल लिखना चाहिए, ओ ए बी। इसमें यदि मैं आपसे कहता हूं एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस की फिजिक्स और खेलते हैं, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, तो बताइए एंगल का रोल, इस वाले ट्राइंगल में एंगल का रोल कौन प्ले कर रहा है, डी थीटा, ट्राइंगल ओ ए बी, इस वाले में तो एंगल का रोल डी थीटा प्ले कर रहा है, आर्क का रोल डी आर प्ले कर रहा है, क्योंकि ध्यान रखना गंगाधरी शक्तिमान है, और श्याम जी जो चाचा है वही भतीजा, यही आर्क है, यही कॉर्ड है, ये आर्क है, ये कॉर्ड है, आर्क और दोनों का काम ले सकते हो। अरे मामूली सा फिगर है, इसे जूम कर दिया उसमें। और रेडियस का रोल कौन प्ले कर रहा है, आर, तो यहां से डी आर की वैल्यू हो गई आर डी थीटा। एक्चुअली मुझे पता है ना, मुझे डेरिवेशन क्या ले जाना है, ये हथियार है वो जो मुझे अभी एक लड़ाई स्टार्ट होगी उसमें जरूरत पड़ेगी। तो एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस लगा के, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, तो डी आर की वैल्यू होगी आर डी थीटा। दूसरी यहां पे लिख देता हूं, एल्फा प्लस फाइव कितना है 90, वो जो मैंने वहां लिखी वो यहां लिख दी। अब आ जाइए, चलिए मैं चाहता हूं कि मैं एक बार इसका वर्क डन कैलकुलेट करूं, कि मेरे इस एफर्ट लगाने के बाद ये जो रॉड खिसक गई है, मेरे इस फोर्स को लगाने के बाद ये वाला पॉइंट इधर जो खिसक गया है, ये पॉइंट तो खिसक गया है ना, तो वर्क तो हुआ है, वर्क तो हुआ है ना, जब फोर्स भी हो डिस्प्लेसमेंट भी हो। तो लेट अस कैलकुलेट कि ये कितना वर्क डन परफॉर्म हो चुका। तो क्योंकि मामूली सा खिसका है तो मामूली सा वर्क डन, ये फॉर्मूला आपके लिए नया तो नहीं है ना, वही फोर्स वही एफ डॉट डी एस, बस डीएस का रोल कौन प्ले कर रहा है, डी आर। आइए इसको खोलते हैं, एफ डी आर कॉस। अब बताइए यहां तीन तीन एंगल दिख रहे हैं, चार, थीटा, डी थीटा, एल्फा, फाइव, क्योंकि आपने से हमें से तो कई तो यही याद करते हैं ना कि कॉस एंगल आएगा, तो कौन सा एंगल आएगा बताइए, कौन सा वाला, थीटा, डी थीटा, एल्फा, फाइव, कौन सा आएगा, जी भूमिका, वेरी गुड, आदित्य वेरी गुड, ठीक, एक और भूमिका वेरी गुड, स्वानी वेरी गुड, एल्फा आएगा। क्योंकि जब हम ये फॉर्मूला खोलेंगे तो हमें एफ और डी आर के बीच का एंगल चाहिए, और एफ और डी आर के बीच का एंगल एल्फा है। अब यहां पर दो हरकतें कर रहा हूं मैं, सब लोग सुनना, एफ की जगह एफ, डी आर की जगह, मैंने कहा था ना मुझे तो पता था ये सीन आएगा, डी आर की जगह कितना क्या रख दूं, आर डी थीटा, एफ की जगह एफ, डी आर की जगह आर डी थीटा, कॉस की जगह कॉस, और एल्फा की जगह 90 माइनस 5 लिख सकते हैं, क्योंकि एल्फा इक्वल टू 90 माइनस 5 है। या अच्छा ये समझ में आ गया, ठीक है, ये एक काम कर देता हूं, चलो दोनों ओर का कॉस लेना, तो कॉस एल्फा इक्वल टू
cos 90 माइनस 5, तो cos अल्फा इक्वल टू किसके, sin 5। तो मैं सीधे सीधे cos अल्फा को f की जगह है, dr की जगह ये वाली ये r dt का, और cos अल्फा की जगह sin 5। एग्री करते हो? अब इसे मेरी नजर से देखना कि ये हमने इसका ना, इसने रूप बदल लिया है। इच्छाधारी नागिन होती है ना, जो रूप बदल लेती है, तो इस फॉर्मूले ने एक अपना रूप बदल दिया है, बस और कुछ नहीं। तो अब देखना बेटा, r f sin फाइव डी थीटा, वही 4 लेटर है, बस मैंने थोड़ा अपने अकॉर्डिंग सजा दिया। r f sin फाइव डी थीटा, ये मैंने इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि इसकी रब ने बना दी जोड़ी, r f sin फाइव, r f sin फाइव। वो ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है, कहीं देखा था, कहीं मिला तो था। r f sin फाइव कहीं देखा था ना। ओ हाँ, ये तो टॉर्क है। ओए हाँ, उत्तरी यार, ये तो टॉर्क है, क्योंकि इस सिस्टम पे जो टॉर्क लगेगा जब टॉर्क की कैलकुलेशन करेंगे तो वो आर एफ साइन फाइव बोला जाएगा। तो इसका मतलब डी डब्ल्यू आर एफ साइन फाइव को लिख दो टॉर्क और डी डीटा को डी। तो पहली बात तो फिजिक्स में आपके लिए एक नया फॉर्मूला और जनरेट हो गया। ठीक है, अब सुनिए, अब यहां आपको क्या सीखना है। पहले तो आपके लिए वर्क डन का एक फॉर्मूला और जनरेट हो गया। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नोट्स में लिख रहा है, वो मैं यहां बता देता हूं। उसमें तो थ्योरी में लिख रहा है, मैं अपने शब्दों से बता देता हूं। बताना, यदि कोई चीज वन डायमेंशनल मोशन चलती, ट्रांसलेटरी मोशन में चलती और वन डायमेंशनल भी चलती, सीधे चलती, मान लो किसी को आप ऐसे करके धक्का दे देते, ऐसे करके फोर्स लगाते और ऐसे करके थोड़ा सा खिसक जाता, तो वर्क डन का फॉर्मूला आपका आता है FDS। कॉस क्यों नहीं, कॉस मैंने कहा ना, FB था, DS वन डायमेंशनल वर्ड बोला था मैंने, वन डायमेंशनल हो, ट्रांसलेटरी मोशन हो, तो जब आप इसको खिसकाते तो कॉस 0 हो गया। तो अब सुनना, लीनियर मोशन में स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला ये होता था। लेकिन अभी अभी ताजा समाचार मिले हैं कि रोटेशनल मोशन में, जो कि सिनेरियो चल रहा है, फॉर्मूला ये हो गया है बस। अब आप देख रहे हो सिमिट्री फॉर्मूले में सिमिट्री देखो, ये वही हो गया, वही कि नेहा कक्कड़ ने किसी पुराने गाने को रिमिक्स कर दिया हो, है ना, पुराने किसी गाने को रिमिक्स कर दिया हो। क्या हुआ क्या, ये बात हमको पहले, देखो ये बात हमें पहले ही पता थी, जब हम इस चैप्टर में भी नहीं घुसे थे पहले, कि डिस्प्लेसमेंट, जब हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं तो वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट, और जब रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन पढ़ते हैं तो वर्ड हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हो जाता है कि नहीं हो जाता, करेक्टर बदल जाता है कि नहीं। जब हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं तो वर्ड यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जैसे रोटेशनल मोशन में एंट्री करते हैं तो वर्ड हो जाता है, हम तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। जब हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं वेलोसिटी, लेकिन एंगुलर मोशन में घुसते ही हम पढ़ते हैं नहीं अब एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, तो इसकी जगह ये ले लेता है, इसकी जगह ये ले लेता है, ए की जगह अल्फा ले लेता है। याद है कि नहीं याद? और हमारी कहानी बस यही स्टॉप हो गई थी। हमें बस ये, मैंने ही सिखाया था कि एस की जगह थीटा ले लेगा, वी की जगह ओमेगा और ए की जगह अल्फा ले लेगा, ये सिखा के मैंने रोक दिया था। लेकिन अभी अभी समाचार मिले हैं, सर एक चीज देखो, आप नोटिस करो, इस फॉर्मूले को वर्क, ये भी वर्क का फॉर्मूला, ये भी वर्क का फॉर्मूला, बस ये लीनियर मोशन में और ये रोटेशनल मोशन में। सर डीएस की जगह डी थीटा आ गया, ये तो होना ही था। जब लीनियर मोशन की जगह एंगुलर मोशन पढ़ोगे तो एस की जगह तो थीटा आना ही था। लेकिन अब आप दूसरी चीज देखो, इसकी जगह ये आ गया, ये हमें ताज्जुब नहीं हो रहा, लेकिन इसकी जगह कौन आ गया ये देखो, इस एफ की जगह, एफ को हटा के अब कौन राज कर रहा है, हटा सावन की घटाबत्ती हो जा, हट तू यहां से, मैं करूंगा, हट जा तू, अब मेरा काम है, हट हट तू अब। तो इसका मतलब रोटेशनल मोशन में टॉर्क वही रोल प्ले करने आया है जो लीनियर मोशन में एफ करता था। यानी इस फॉर्मूलों की लड़ी में यहीं पे 3 कहानी रुक गई थी, अभी अभी समझ में आया कि एफ का रोल कौन प्लेगा। यानी एफ अपनी जिम्मेदारी किसको देके जाएगा, चल तू ले, एफ का रोल टॉर्क प्ले करेगा। तो इन रोटेशनल मोशन टॉर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी, नोट से मैच करिए सेंटेंस, इन रोटेशनल मोशन या हियर torque is a physical quantity, in rotational motion torque is a physical quantity which play the same role in rotational motion as that of force in linear motion. Do you palle dialogue or not? जल्दी टाइप करो, do you palle this dialogue or not? कि रोटेशनल मोशन में टॉर्क का वही रोल हो जाता है जो लीनियर मोशन में फोर्स का हो जाता है। अभी एक और एविडेंस दूंगा मैं, एक और एविडेंस दूंगा, सिंपल था ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और आपके लिए ये एक नया फॉर्मूला भी हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला। बस इतना ध्यान देना, यहाँ डॉट नहीं आता, यहाँ डॉट आएगा भी नहीं, ये फॉर्मूला है इसी रूप में। ये तो चलो स्पेशल केस है कि वैसे तो ये आता है, ये होता है, लेकिन क्योंकि वन डायमेंशन वाले केस में ये हो जाता है, आपको इजीली डिस्क्राइब कर सकूं, ठीक है, इजीली डिस्क्राइब कर सकूं, इसलिए मैंने यहाँ वन डायमेंशन ले लिया। तो ये एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। यदि, ठीक है, यदि मान लो मैं इस इक्वेशन को dt से डिवाइड कर दूं, मान लो मैंने इस इक्वेशन का नाम दे दिया 1, इस इक्वेशन को dt से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड dt, टाइम, स्मॉल टाइम, तो ये हो जाएगा dw अपॉन dt। और ध्यान रखना डब्ल्यू डब्ल्यू की तरह बनाना, ओमेगा ओमेगा की तरह, नहीं तो भसड़ हो जाएगी, ओमेगा डब्ल्यू भसड़ हो जाएगी, ये नहीं है ओमेगा, ये ओमेगा है डब्ल्यू। दिस स्टैंड फॉर वर्क, दिस स्टैंड फॉर एंगुलर स्पीड, दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए अपनी डिजाइन डब्ल्यू को डब्ल्यू जैसा बनाना, ओमेगा को ओमेगा जैसा बनाना। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ डी थीटा है ना, इस दोनों साइड को dt से डिवाइड कर रहा हूं, इधर dt से डिवाइड कर दिया और इधर dt से डिवाइड कर दिया dt से डिवाइड। जैसे ही मैंने डिवाइड किया, अरे ये देखा देखा सा लग रहा है, कहीं देखा देखा सा लग रहा है, जवाब दो, जवाब दो। वेरी गुड शिवेश, देव, शिवेश भी, देव भी, पावर पावर। और ये भी देखा देखा सा लग रहा होगा, ये भी कहीं देखा है यार, जल्दी से जवाब दो, डी थीटा अपॉन dt, कहीं देखा है। वेरी गुड शिवेश, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ओमेगा। शिवेश और देव, वेरी गुड, बहुत तेज चल रहे हो, बहुत तेज हो रहे, वेरी गुड। दिया भी ठीक, भूमिका भी ठीक, ओमेगा। आया समझ में? जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को dt से डिवाइड किया, तो आप इसे पावर लिख सकते हो, इसे टॉर्क लिख सकते हो, इसे ओमेगा लिख सकते हो। तो आपके खाते में लो एक फॉर्मूला और आ गया, एक और फॉर्मूला आ गया। लेकिन आइए, तुम्हें ध्यान है लीनियर मोशन में एक फॉर्मूला होता था एफ बी, ध्यान रखना, वैसे तो एफ डॉट भी होता था वो भी, लेकिन वन डायमेंशनल ही यदि चलूं मैं तो कॉस 0 हो गया। अब आप फिर से देखो, आपके पास एविडेंस क्या, पावर की जगह पावर है, और हमें ये पता था v की जगह ओमेगा आ जाता है, तो v की जगह ओमेगा आ गया है, आ गया नहीं? तो फिर से बताओ, f को खिसका के कौन आ गया है, f को हटा के खिसका के रिप्लेस करके कौन आ रहा है, टॉर्क। तो दिस इज द हेडिंग, टॉर्क in rotational motion is a physical quantity which play the same role in rotational motion as that of force in linear motion। फोर्स को जो जिम्मेदारी लीनियर मोशन में मिली थी, वो जिम्मेदारी अब टॉर्क रोटेशनल मोशन में निभाएगा, ठीक है। तो डेरिवेशन भले ही इंपॉर्टेंट हो या ना हो आपके लिए, लेकिन ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये जो दो नए जुड़ गए, जो दो नए फॉर्मूले आपके जुड़ गए। और यहीं पर एक चीज और, यदि आपको टोटल वर्क डन निकालना हो कभी कभी, तो टोटल वर्क डन के लिए ये यहां इंटीग्रेशन के रूप में पहुंच जाएगा, ध्यान रखना बस। और यदि टॉर्क कांस्टेंट हुआ तो बाहर आ जाएगा, यदि वो वाला केस टॉर्क यदि कांस्टेंट हुआ तो बाहर आ जाएगा, फिर तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, फिर तो इतना रह जाएगा, ठीक है वो। लेकिन बात की बात है, जब आपको असली चीज पढ़ ली तो वो तो बाकी आप कर ही लोगे। एक मिनट, एक डाउट आ रहा है, हाँ नहीं थे नहीं ना वहां पे, इसलिए गड़बड़ नहीं आएगी, ठीक। अब उस विषय पे मत जाओ बेटा, क्योंकि अब ds अपॉन dt v होता है ना, dv थोड़ी नहीं होता, हम फिर भटक जाएंगे अपने उसमें मेन चीज पे। अब आ जाइए, ये तो था। अब एक छोटा सा, वैसे एक हल्का सा वार्म अप क्वेश्चन है, वैसे तो बेइज्जती खराब करने वाला सवाल है, लेकिन एनसीईआरटी का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं हम सवाल कर लेते हैं। तो एक सवाल है एनसीईआरटी का, बहुत आसानी से होने वाला सवाल। क्वेश्चन है 7.15 एक्सरसाइज का, 7.15 एक्सरसाइज का। वो ये कह रहा है, टू मेंटेन अ रोटर एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा 200। अब देखिए इसमें ये बदतमीजी, देखिए 200 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा दे रखा है 200 रेडियन पर सेकेंड, एंड इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ 180। एक बात बताओ, पंखे को ही देख लो, या रोटर तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज है नहीं, अब बताओ उसकी पंखड़ी के बिना इंजन के घूम जाएंगी, उसकी पंखड़ी के बिना इंजन के घूम जाएंगी? ये बताओ, इंजन स्टार्ट करोगे दर्र, या ठीक है ना, जो आपका इंजन होता है वो एक्सल घुमाता है, या पंखे में भी जब स्विच ऑन करते हो तब आपकी ब्लेड्स घूमते हैं। और जहां तो वो ये कह रहा है कि कोई रोटर है, उसको घुमाने के लिए, इस स्पीड से घुमाने के लिए इंजन इतना टॉर्क सप्लाई कर रहा है, इंजन इतनी टॉर्क दे रहा है
इंजन को टॉर्क देनी पड़ेगी तब कोई चीज घूमेगी, ठीक है। तो वो ये कह रहा है व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द इंजन, कितनी पावर वो दे रहा है एक तरीके से। तो बताओ सिंपल, मैंने कहा था बेइज्जती खराब करने वाला सवाल है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी अभी तो पढ़ा था, पावर इक्वल टू, ये एक्चुअली फ्रिक्शनल टॉर्क को काउंटर अटैक करने के लिए लगाना पड़ेगा। अच्छा कायदे से यदि फ्रिक्शन ना हो ना तो इंजन एक बार टॉर्क दे देगा, घूमता रहेगा, बंद कर देना इंजन, फिर वो जिंदगी भर घूमती रहेंगी ब्लेड्स। जैसे कि यदि फ्रिक्शन लेस सरफेस हो तो किसी को थप्पड़ मार दो तो वो एक्सेलरेट हो, वो वेलोसिटी मिल गई, अब वो जिंदगी भर उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। लेकिन फ्रिक्शन आके उसे रोक देता है ना, इसलिए उस फ्रिक्शन को काउंटर करने के लिए पावर देनी पड़ेगी, फ्रिक्शनल टॉर्क। जो फ्रिक्शन टॉर्क लगाए तो पावर इक्वल टू सॉल्यूशन, हाँ टॉर्क कितना 180, वो 200, थैंक गॉड सब कुछ ऐसा यूनिट में ही है, 18 दूनी 36 किलोवाट, 3 जीरो रहेंगी ना ये। अब चलो अब आ जाइए, टॉपिक है हमारा, अब देखिए उस लिस्ट को वापस लिखता हूं, हम इस लिस्ट को बढ़ाते चले जाएंगे चैप्टर में यार। एस को रिप्लेस करके यहां क्या पढ़ने लगे हम, थीटा। नई दुकान खोल रहे हैं, वी को रिप्लेस करके ओमेगा पढ़ने लगे, ए को रिप्लेस करके एल्फा पढ़ने लगे, अभी अभी ताजा समाचार मिले एफ को रिप्लेस करके टॉर्क। इतना तो लिस्ट बढ़ गई। अब बताइए कुछ नाम, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर फोर्स एंगुलर फोर्स भी बोल सकते हो। अब हम ढूंढने जा रहे हैं सर्च की तलाश में पी, पी पी ध्यान है यहां पर, लीनियर मोमेंटम, ये पी, नो डाउट आपका कंफ्यूजन आज भी था, पी फॉर पावर भी होता है लेकिन फिलहाल पी फॉर मोमेंटम हो। तो यहां पर हम ढूंढने जा रहे हैं क्या तेरी जिम्मेदारी कोई निभाएगा कि नहीं, क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है यहां पर जो इसका रोल यहां प्ले कर ले। अब इसका रोल जो प्ले करेगा उसका नाम हमने पहले ही सोच रखा है, नाम बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन, तो बताना मोमेंटम, तो बता इसका नाम क्या रखेंगे। जैसे आदमी प्लान कर लेते हैं ना कि मैं अपने बच्चे का नाम ये रखूंगा, होने वाले बच्चे का नाम ये रखूंगा, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चे का नाम, लड़के का राज और बच्ची का नाम नीति रखूंगा ताकि मैं कह सकूं राजनीति का बाप हूं मैं, ये कह सकूं, पर वो प्लानिंग हो नहीं पाई। ठीक है, राजनीति का बाप, तो भाई तो अब ये बताओ, हाँ सही बताया, जल्दी बताओ एक बार और, क्या नाम सोच लिया हमने, एंगुलर मोमेंटम, यानी होने वाले बच्चे का नाम पहले ही सोच लिया कि हम उसे एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। उसकी शकल भी सिंबल हमने चलो एल दे दिया, लेकिन हमें जैसे इसका फॉर्मूला पता है, इसका पता कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला पता है, इसका आर्क अपॉन रेडियस डी, इसका डी थीटा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी, इसका पता कुछ नहीं है। जैसे होने वाले बच्चे का नाम सोच लिया बस, अब भगवान जाने वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कौन, बस नाम सोच लिया है कि यहां पर यदि कोई मोमेंटम है तो यहां भी तो कोई ऐसी क्वांटिटी होगी। जी हाँ, तो अगला टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसका एक और नाम है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। आज नहीं भूला मैं बताना, उस दिन मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो अब हम तलाश में निकले हैं, तो वो तलाश में बता देता हूं वो कैसे। यदि ये कोई ओरिजिन, देखो बेटा हमारी पूरी रोटेशन मोशन में एक एक्सिस ऑफ रोटेशन या ओरिजिन पहले से ही प्लान करना पड़ेगा, एक ओरिजिन तो फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा ओरिजिन। अब मान लो कोई बंदा, इमेजिन करो ऐसे जा रहा है, ये यूं जा रहा है, यूं, या फिर यूं है, यहां पर है और भग रहा है, मतलब मच्छर मक्खी कोई भग रहा है, किसी पर्टिकुलर समय की मैंने फोटो खींच ली, तो बताना उसकी, ये तो उसकी पोजीशन वेक्टर होगी, बोलो पोजीशन वेक्टर होगी कि नहीं होगी, जहां पर वो उसकी पोजीशन मिली है मुझे, वो पोजीशन वेक्टर हो गया, लोकेशन मिली। और क्योंकि वो वेलोसिटी में भी था, वो तो मैंने फोटो खींच ली है, तो उसकी कहीं ना कहीं भगते वक्त वेलोसिटी होगी। तो सपोज करो वेलोसिटी का एरो ये था उसका, कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं। तो दो चीज ध्यान देना, दिस इज अ पार्टिकल पी, दिस इज अ पार्टिकल पी, ठीक है, जिसकी जो भग रहा था मक्खी मच्छर कुछ भी, उसका फोटो खींच लिया, तो फोटो में जहां पे आया उसकी पोजीशन आर वेक्टर, उसकी वेलोसिटी वी वेक्टर। फोटो में वेलोसिटी नहीं आएगी पर भग तो रहा था ना वो। और चलिए, तो ये दो चीजें,
आपको उस पार्टिकल की पोजीशन पता हो और उस पार्टिकल की वेलोसिटी पता हो और उस पार्टिकल का मास भी पता हो। क्या पता हो? मास। मास को v में मल्टीप्लाई कर दे तो मोमेंटम हो जाता है ना। एक काम करो, मोमेंटम वेक्टर लिख देता हूं। ये तो तुम्हें याद है ना एक चीज कि मोमेंटम होता है mv वेक्टर, याद है नहीं याद? एंड ये दोनों डायरेक्शन में सेम होते हैं। p वेक्टर की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिधर वेलोसिटी उधर मोमेंटम, जिधर जिधर वेलोसिटी उधर उधर मोमेंटम, ये भी याद रखना। वेलोसिटी जिधर मोमेंटम उधर, ये बात रट लो, वेलोसिटी जिधर मोमेंटम इधर। तो ये किस चीज का एरो है? ये मोमेंटम का एरो बोल दो चाहे वेलोसिटी का एरो बोल दो, कि बंदा भग रहा था, भगते हुए का फोटो खींचा है। तो यदि आपको ये दो चीजें पता हो, आर और पी वेक्टर, यानी पार्टिकल का मोमेंटम पता हो और पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर पता हो, तो ये जो एल वेक्टर है जिसका नाम हम पहले सोच रखे हैं, क्या नाम है इसका? एंगुलर मोमेंटम। इट इज कैलकुलेटेड एज आर क्रॉस पी। या यूं कहिए, यदि आर क्रॉस पी कर दूं, आर क्रॉस पी, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है ये जिससे एंगुलर मोमेंटम हम पुकारेंगे। और इस फिजिकल क्वांटिटी में वो क्षमता होगी जो, बताओ क्षमता होगी, जैसे इस फिजिकल क्वांटिटी में वो क्षमता होगी जो पी में लीनियर मोशन में थी। मतलब जो रोल एस प्ले करता था वो यहाँ थीटा प्ले करने लगा, जो वी प्ले करता था वो ओमेगा प्ले करने लगा, जो ए करता था वो अल्फा करने लगा, ठीक है, जो एफ करता था वो टॉर्क करने लगा, जो पी करता था वो एल करेगा। लेकिन कैसे, वो मैं साबित करूंगा। तो इसे तो साबित करके आया हूं मैं, इसे तो साबित करके, और पहले ये थी पास के चैप्टरों में साबित कर दिया, लेकिन इसे मैंने साबित नहीं किया, थोप दिया आपको। आपसे बस ये कह दिया कि बेटा आर क्रॉस पी कर लेना एंगुलर मोमेंटम निकलेगा, आर क्रॉस पी कर लेना एंगुलर मोमेंटम निकलेगा। लेकिन ऐसा क्या दिखा इस फिजिकल क्वांटिटी में, ऐसा क्या दिखा इस कैलकुलेशन? यहां पर तो मुद्दा आता है ये कि ये आर क्रॉस पी में ऐसा, ठीक है कंटिन्यू। ओके, तो मुद्दा ये, बस आप पे मैंने ये फॉर्मूला थोप दिया कि बेटा ये फॉर्मूला उठाओ, ठीक। अबे तबीयत खराब नहीं है, चौक का बुरादा नाक में घुस गया मुंह में तो खांसी हो जाती है एक बार। एक और खांसी, बुखार, फुंसी, ये बीमारी होती है। कल का तुमको सर मुझे फुंसी हो गई है, मैं इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। हाँ, बीमारी होती है बवासीर, ऐसी कि मैं बैठ नहीं पा रहा। हाँ तो चलो मान ले, है नहीं। और हाँ, हर खांसी कोरोना नहीं होती, ठीक। चलो, तो एल बराबर आर क्रॉस पी, ठीक है। और वैसे पता है खांसी की दवा, खांसी हो जाए तो एक बहुत बढ़िया दवा कहता हूं, दारू। दारू पिया करो। अब कोई कहे दारू पी के खांसी चली जाएगी, देखो मैंने दारू पी थी तो क्या कहते हैं, मेरे घर के सारे जेवर चले गए, मेरा खेत चला गया, मेरा घर चला गया है ना, सारे घर के जमीन जायदाद चली गई, तो खांसी नहीं जाएगी? मुझे ऐसा लगता है खांसी भी चली जाएगी। चलो अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, इस टॉपिक को खत्म करना है और एक काम करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग ले लो। चलो कंटिन्यू। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया कि यदि किसी पार्टिकल की आपको पोजीशन पता हो और उसका मोमेंटम पता हो तो आर क्रॉस पी करना, और आर को पहले रखना, ध्यान रखना ये शर्त है। क्रॉस प्रोडक्ट को याद करते समय इतना जरूर याद रखना, उसमें आपको स्विच करने का हक नहीं होता कि पी क्रॉस आर लिख दूं उसको, नो, गलत हो जाएगा। तो एंगुलर, इस फिजिकल क्वांटिटी को आर क्रॉस पी को एल वेक्टर बोलते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि सर ऐसा कैसे आप किसी को भी नाम एंगुलर मोमेंटम बोल दोगे, किसी चलते फिरते को आजा आजा आर क्रॉस पी करा, आज से तेरा नाम एंगुलर मोमेंटम चल। ऐसा क्या देख लिया आपने इसमें, ऐसा क्या देख लिया फिजिक्स ने इसमें जो इसको एंगुलर मोमेंटम जैसा ताज मिला, एंगुलर मोमेंटम की पदवी मिली? तो आइए दिखाते हैं। बेटा आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए कि हम यहां तलाश में निकले थे कि जैसे एफ का रोल टॉर्क प्ले कर रहा है, तो क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो यहाँ पी का रोल प्ले कर दे, है ना, पी का रोल प्ले कर दे। हमने नाम सोच दिया, उसे एल बोलेंगे। लेकिन चलिए अब दिखाता हूं कैसे, क्योंकि हम वाकई हर किसी एरे गहरे नत्थु गहरे को एल नहीं बोल सकते थे, लेकिन इसमें वो खूबी है, इसमें वो खूबी है, ये जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। ये कह रहा है कि मैं पी की जिम्मेदारी निभा लूंगा। देखिए कैसे, चेकिंग कराता हूं आपको। इसमें मैंने पहले फॉर्मूला बता दिया, अब चेकिंग कराता हूं। बेटा एक बात बताइए, आपका एल वेक्टर आर क्रॉस पी है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी मैं इस ऑपरेटर को बुला रहा हूं, आजा आजा, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी बुला दिया।
इधर ये एल के बगल में लग जाएगा और इधर ये आर क्रॉस पी के बगल में लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि बंदा मोशन में है तो आर वेक्टर बदलेगा तो आर भी डिफरेंशिएट होगा, और बंदा की वेलोसिटी यदि एक्सेलरेटेड हुई तो वेलोसिटी भी, मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा चेन रूल से। चेन रूल रिवाइज करा दो, जैसे याद दिला दो, यू वी डी अपॉन डी टी, यदि डिफरेंशिएशन करना हो तो चेन रूल ये था, जब दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी में से कोई भी कांस्टेंट ना हो, दोनों को ही डिफरेंशिएट करना पड़े, तो रूल ये था कि एक को बख्श दो और एक को डिफरेंशिएट कर दो। प्लस फिर क्या था, मतलब इसको बख्श दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस अक्षय कुमार बन जाओ, स्विच कर दो कहानी को। अब यू को डिफरेंशिएट कर दो, वी को रहने दो। ये था चेन रूल, ये था चेन रूल। याद करो, क्योंकि अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो चेन रूल के थ्रू ही जाना पड़ेगा हमको। तो LHS तो DL अपॉन DT है। अब बताइए, पहले एक काम करते हैं, DR अपॉन DT क्रॉस P, R को डिफरेंशिएट कर दिया, P को बख्श दिया, प्लस अब R को बख्श दो, P को डिफरेंशिएट कर दो। बोलो बोलो बोलो, ये यहां पे बस सिंपल चेन रूल है, जिसको ये आता है, जिसको ये आता है वही लगाया है। R को डिफरेंशिएट कर दिया, P को बख्श दिया, प्लस R को बख्श दिया, P को कर दिया। एक बार एक को करना होता है प्लस लगा के, एक बार दूसरे को करना होता है। अब बताइए, LHS चल रहा है DL अपॉन DT, DR अपॉन DT, याद है किसी को? वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी होती है। ये वेलोसिटी, ये P वेक्टर, ये R वेक्टर। कौन बताएगा? DP अपॉन DT भी एक चीज होती है, जल्दी से टाइप करो। DP अपॉन DT बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कंजरों को गाली पड़ेंगी। भूमिका ने बता दिया, शिवेश ने बता दिया, वेरी गुड। दिया ने वेरी गुड। यदि आप ये नहीं जानते तो फिजिक्स पढ़ना बेकार है आपका। शुभम वेरी गुड। ये नहीं जानते तो फिजिक्स पढ़ना बेकार है, आप बेकार हो गई फिजिक्स आपकी। फोर्स, हर्ष वेरी गुड। DP अपॉन DT फोर्स होता है, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ ये है ना कि F बराबर ma, तो DP अपॉन DT F। अब DL अपॉन DT, मुझे कौन साबित करेगा कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है जीरो आएगा? पजल है आपके लिए। प्लस ये तो जीरो आएगा, ये वाला आपके लिए पजल है। और ये R क्रॉस F टॉर्क होता ही होता है, R क्रॉस F टॉर्क होता ही होता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, है ना। चलिए अभी मैं बता दूंगा ये जीरो क्यों हुआ। तो फाइनली DL अपॉन DT किसके बराबर आ गया? टॉर्क। अब यदि मैं सिर्फ इस स्टेप को छोड़ दूं, वो मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। जब तक आप पजल को सोचो और जिसको आ जाए वो बता दे कि हाँ सर मुझे क्लिक कर गया, वो मुझे बता देना। तो ये नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। अब ये बताइए समझ में आ गया? ठीक, अच्छा सेम डायरेक्शन दिया, कुछ कह रही है, कुछ कह रहा है, चलो मैं बता देता हूँ, नहीं तो मुझे आगे नहीं बढ़ने दोगे। देखो 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 देखो, V क्रॉस P है ना, इक्वल टू V क्रॉस MV लिख दो इसे, M को बाहर ले लो कोई नहीं, V क्रॉस V रह गया। देखो V क्रॉस P था, P को MV लिख दिया, M को साइड में ले लो, स्केलर है M को तो साइड में ले सकते हैं, V क्रॉस B। अब ध्यान करो, I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, ये जीरो ही तो होता है। V क्रॉस B नल वेक्टर हो गया ना, I क्रॉस I, J क्रॉस K, K क्रॉस K, क्रॉस में किसी का उसी से क्रॉस कर दो, A क्रॉस A, तो वो जीरो होता है। तो आपके नोट्स में ये हो रहा होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो एंड टू एंड। ये रीजन, ये इस बात का रीजन है ब्रैकेट में कि V क्रॉस B जीरो क्यों हो गया। जल्दी से टिक टिक 1, टिक टिक 2, 3, 4, 5, नहीं नोट्स में है बेटा। अब देखो, अब आपको बताता हूं, R क्रॉस F T हो गया ये। ओ हाँ सर सही कह रहे थे, उत्तरी यार, L में तो वाकई वो खूबी है यार। हाँ सही कह रहे थे सर, L को तो फिर जा, L की पीठ तो थपथपानी चाहिए। L वाकई यहाँ P का रोल प्ले करने के लिए अवतार हुआ है। L का जो अवतार हुआ है वो P का। लेकिन आपको सर ऐसा क्या दिख गया, आपको ऐसा क्या दिख गया इस इक्वेशन में जो आपका दिल धक धक करने लगा? जा आज से तेरा नाम एंगुलर मोमेंटम है। बताता हूं, क्योंकि इस इक्वेशन की इक्विवेलेंट इक्वेशन DP अपॉन DT F हुआ करती थी लीनियर मोशन में, होती थी नहीं होती थी? DP अपॉन DT F। अब बताइए F की जगह तो टॉर्क आ चुका है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि F का रोल टॉर्क प्ले करेगा। इक्वल की जगह इक्वल है,
टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है टाइम के, तो यदि ये मोमेंटम है तो फिर इसका नाम एंगुलर मोमेंटम नहीं मिलना चाहिए? बोलो समझ में आया? जब उसका नाम मोमेंटम है तो, और ये मोमेंटम का रोल प्ले करने आ गया रोटेशन मोशन में, बस शब्द ही तो बदले कि वो लीनियर मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, ये रोटेशनल मोशन है, वो ट्रांसलेटरी मोशन है, ये रोटेशनल मोशन है, तो क्या फिर इसका नाम एंगुलर मोमेंटम नहीं मिलना चाहिए? तो इसीलिए इस आर क्रॉस पी में ये खूबी थी कि जब हम आर क्रॉस पी को डिफरेंशिएट करते हैं तो बिल्कुल मतलब आर क्रॉस पी और एल एक ही बात है, एक ही बात है, इक्वल लग रहा है ना? तो इसीलिए इस फिजिकल क्वांटिटी को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड एक छोटी सी बात बता के आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूं, कोई नहीं, क्योंकि अगला टॉपिक मुझे थोड़ा लंबा ले जाना है, वो फिर हो नहीं पाएगा, ठीक है? तो एक छोटी सी बात और, पहले बताओ ये डायलॉग समझ में आ गया? ये डायलॉग समझ में आ गया ना कि वाकई L इज अ फिजिकल क्वांटिटी इन रोटेशनल मोशन विच प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन विच इज मतलब विच प्ले द सेम रोल। अब ये थोड़ी इंग्लिश का फ्लो खराब हो जाता है कभी कभी, कोशिश तो बहुत करता हूं, नहीं? विच प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज दैट ऑफ मोमेंटम इन लीनियर मोशन। एक स्पेशल केस और है, बस एक स्पेशल, वैसे तो L का फॉर्मूला हर, और एक चीज और नोटिस किया आपने एंगुलर मोमेंटम के लिए, एक चीज नोटिस करी, बॉडी रोटेशनल मोशन में नहीं है फिर भी एंगुलर मोमेंटम निकलता है। यानी ये बात भी ध्यान देना, बॉडी तो सिर्फ सीधे सीधे चली थी, ये एंगुलर मोमेंटम की बड़ी खूबी होती है, ये बात याद रखना। यानी एंगुलर जैसे एंगुलर वेलोसिटी, इवन एंगुलर वेलोसिटी में भी ये खूबी होती है, ये खूबी, ठीक है? चलो मैं बजर नहीं कर रहा हूं, अभी इसको बात करता हूं। बंदे में मैंने एंगुलर वेलोसिटी तो नहीं बोली थी, मोमेंटम बोला था, फिर भी एंगुलर मोमेंटम निकल रहा है, फिर भी एंगुलर मोमेंटम निकल रहा है। अब एक चीज और देखिए, वैसे तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप ये यूज करोगे, लेकिन एक स्पेशल केस भी है, स्पेशल केस भी है, उसमें एक सस्ता वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। इसका सस्ता वर्जन है ना एंगुलर मोमेंटम लाइट, ये तो एंगुलर मोमेंटम प्रो है, मतलब समझ गए? अब एक एंगुलर मोमेंटम लाइट भी फॉर्मूला है, वो क्या? यदि कोई बंदा सर्किल में घूम रहा है, जैसे ये तो सर्किल में नहीं घूम रहा था, ये तो स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन कोई बंदा यदि सर्किल में घूमने की ठान ले, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अर्थ घूम रही है ना, सर्किल में घूम रहा हो, और आपका ओरिजिन सेंटर हो, ये चीज और बेटा, जहां आर वेक्टर होता है वहां ओरिजिन तो हो गई होगा ना, जहां आर वेक्टर वहां ओरिजिन हो गई होगा, तो माना यही ओरिजिन है, ठीक है? सर्किल में घूम रहा है ये पार्टिकल, तो बता ना, यदि पार्टिकल यहां पर आ गए, यहां पर, और ये ओरिजिन है, तो ये भाई साहब आर वेक्टर ये होंगे ना, बताओ आर वेक्टर ये होगा ना? जब पार्टिकल यहां आ जाएगा तो आर वेक्टर ये होगा ना, आर वेक्टर माने द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अच्छा, जब और ये सर्किल में यूं घूम रहा है, एक और चीज, जब सर्किल में यूं घूम रहा है तो जब पार्टिकल यहां आएगा तो वेलोसिटी इधर होगी, और जब पार्टिकल घूमते घूमते इधर आएगा तो वेलोसिटी इधर टेंजेंशियली होगी। तो बताइए, और ये मैं बोल चुका हूं कि वेलोसिटी और मोमेंटम डायरेक्शन वाइज तो एक ही बात होती है, तो बताइए आर और बी में वी की जगह पी लिख दो, क्योंकि मुझे पी से काम लेना है, पी लिख देता हूं, ठीक है? क्योंकि जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो बताइए आर और पी में एंगल कितना है? आर और पी के बीच का एंगल कितना है? आर रेडियली और पी टेंजेंशियली। आर रेडियस के अलोंग है, पी टेंजेंट के अलोंग है, तो पक्का 101% 90 ही होगा। और जब तक वो सर्किल में घूमेगा, जरूरी नहीं है मैंने ये 2 पॉइंट लिया तो मेरी चालाकी है, कोई रैंडमली ये पॉइंट ले लीजिए, मान लो ये पॉइंट ले लिया, तो जब वो यहां आ जाएगा तो आर वेक्टर ऐसे बोला जाएगा, ये रहा आर वेक्टर, और बंदे का मोमेंटम ये रहा। तो सर्किल में यदि वो घूमेगा तो उसका मोमेंटम टेंजेंशियली होगा, सर्किल की टेंजेंट के अलोंग, ठीक है? तो अब यदि आपसे कोई, देखो एल वेक्टर आर क्रॉस पी, यही तो होता है, ठीक है? एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, और खाली एल लिख लीजिए, तो आर पी साइन फाई, सही है कि नहीं? आर क्रॉस पी यानी आर पी साइन फाई। इस फॉर्मूले में जब मैंने आर क्रॉस पी को आर पी साइन फाई लिखा है, तो फाई किस किस के बीच का एंगल है? आर और पी के बीच का एंगल। जब आर क्रॉस पी खुल रहा है तो आर और पी के बीच का एंगल। तो इस सिनारियो में जो मैं स्पेशल केस पढ़ा रहा हूं, क्या स्पेशल केस पढ़ा रहा हूं? जब कोई पार्टिकल सर्किल में घूमने की ठान ले और ओरिजिन आपका सेंटर हो, तो बताइए, तो देयरफॉर इन अवर फिगर एंगुलर एल अबाउट ओ, ये लाइन पता है क्या मतलब होता है? एल हम निकाल तो रहे हैं,
अबाउट ओ, अबाउट ओ का मतलब हमारा ओरिजिन ओ है, हमारा ओरिजिन ओ है, तो आर की जगह आर, पी की जगह पी, और साइन फाइव की जगह क्या लिख दूं, साइन 90, साइन 90 और साइन 91 हो गया। तो एल की वैल्यू हो गई आर, पी की जगह एम बी, साइन 91, तो एल हो गया एम बी आर। अब बताओ आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये पढ़ा है आपने, केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, फिजिक्स से पहले तो बोनी, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो बोर पोस्टुलेट पढ़ते हो कि नहीं? बोर पोस्टुलेट कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ये पढ़ते हो कि नहीं? एमवीआर इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई। और पढ़ने वाले बच्चे को पता है क्या कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मैंने फिजिक्स में ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं, पहले तो मैंने ये पढ़ाया कि एंगुलर मोमेंटम ये होता है आर क्रॉस बी, तो बच्चा ये सोचता है यार ये क्या, फिजिक्स अलग मोमेंटम पढ़ा रही है, एंगुलर मोमेंटम। केमिस्ट्री वाले सर कहते हैं नहीं, एंगुलर मोमेंटम एमवीआर होता है। एंगुलर मोमेंटम एमवीआर तब होता है जब, सेंटेंस पूरा करो, एंगुलर मोमेंटम एमवीआर होता है, लेकिन ये लाइट एंगुलर मोमेंटम अल्ट्रा प्रो फॉर्मूला नहीं है, एंगुलर मोमेंटम लाइट है फॉर्मूला। सेंटेंस पूरा करो, कंडीशन अप्लाइड। ये फॉर्मूला आप कब यूज कर सकते हो? जब सर्कुलर मोशन में हो पार्टिकल, जब सर्कुलर मोशन में हो और सेंटर ओरिजिन हो, दोनों बात ध्यान रखना। व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, देन अबाउट ओरिजिन एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज एमवीआर ओनली। साइन 91 हो गया। तो अब समझ में आ गया ये जो एमवीआर है। अच्छा, वहां एमवीआर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम वो सर्किल में घूम रहा है, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम की कहानी है। आज के लिए इतना ही, इतने को रिवाइज करिए, ढंग से पढ़िए, समझदारी से पढ़िए, फिर कल बात करेंगे, है ना।